हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करने क्रम में अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हैं और स्टार्टिंग स्टेज नहीं भी है, एडवांस लेवल पर भी हैं तब भी, हम सभी छात्रों को एनसीईआरटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे थे कि 1 साल के अंदर भारत सरकार ने एनसीईआरटीज़ में बहुत सारे बदलाव किए हैं और वो सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुए हैं, वो इतिहास को लेकर के हुए हैं। यस, तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में इतिहास के सिलेबस में क्या-क्या नया बदलाव हुआ है, किस-किस तरीके से बदलाव हुआ है और हमारी जो रणनीति है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कि नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या करें? स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़ हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आप सभी लोगों की इस समस्या का पूरा समाधान कर दूं और आपको एक-एक चीज़ मैं डिस्कस कर दूं कि इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं, किस-किस तरीके से बदलाव हुए हैं और हमें किस अप्रोच पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आप सभी छात्र, अगर इन सारी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक एक-एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और सबसे बड़ी चीज़, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि सभी ज़रूरतमंद छात्रों तक ये सारी चीज़ें पहुँच सकें। तो चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी इतिहास में होने वाले बदलाव और बदलाव के साथ-साथ हमें किन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहिए और उसमें बाद में यूपीएससी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, तो आप लोग एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप में से जो सभी छात्र 2027-28 के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं, वो ऑप्शनल जो आपको आसानी से 300 प्लस नंबर दे सकता है, आपको हिंदी माध्यम में अच्छी रैंक दिलवा सकता है, तो ओनली जस्ट सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, तो 2027-28 के लिए 300 प्लस अंकों के लिए मैंने ये बैच लॉन्च करने का प्लान किया है। आप लोगों के लिए 25 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इस बैच को जॉइन कर सकते हैं मेरी गाइडेंस में रह करके, मेरे माध्यम से पढ़ करके। एम के लाइव कोड के माध्यम से ये बैच मिल जाएगा आपको 14,999 में। स्टडी IQ IAS ऐप खोलिए और वहाँ पर आप जाकर के इस बैच को डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोड लगाइए और आपका डिस्काउंटेड रेट पर आपको बैच मिल जाएगा। ओके, और बाकी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये मेरी मेल आईडी और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है। और एम के लाइव कोड जरूर लगाइएगा जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल सके और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि मैं आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा करके रहूंगा। यानी कि यूपीपीसीएस में जॉब लेने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं मैं, जॉब छोड़ करके। और 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया और आप समझ लीजिएगा कि उसका कितना बड़ा अनुभव होगा। 17 साल से हो गए ज़्यादा पढ़ाते हुए आप लोगों को, तो बाकी आप लोग जानते ही हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का बार कोड है या टेलीग्राम डायरेक्ट यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। ओके, चलिए बात करते हैं कि भाई बदलाव क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिएगा कि पहले सबसे बड़े जो बदलाव हुए हैं, वो हुए हैं आपकी कक्षा 6 से लेकर के 8 की एनसीईआरटी में, क्लास 6 टू 8। और सोशल स्टडीज़ को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक अध्ययन को। पहले क्या होता था कि 6, 7, 8 में आपकी ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और हिस्ट्री की तीनों की अलग-अलग किताबें हुआ करती थी, ठीक है ना? जिसमें से अब जाकर के क्या किया, उसमें कुछ नया बदलाव किया। और हिस्ट्री की 3 अलग-अलग किताबें, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में 3 अलग-अलग सेपरेट बुक्स थी। ये रही, जिनका नाम था आवर पास्ट, यानी कि हमारा अतीत, कक्षा 7 की मध्यकालीन भारत की, कक्षा 8 की आधुनिक भारत की। ये 3 किताबें थी। अब इस बार क्या कर दिया कि तीनों किताबों को मिला करके सोशल स्टडीज की पूरी कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, तीनों को मिलाकर के एक कर दिया और तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के एक कर दिया। यानी कि एक ही बुक में आपको अब ज्योग्राफी भी मिलेगी, हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी और साथ के साथ कल्चर भी। यानी कि उसी में तीनों सब्जेक्ट कर दिए। यानी कि अब आपको सोशल स्टडीज की केवल और केवल एक बुक पढ़नी है, जस्ट अ सिंगल बुक। कक्षा 6 की एक, कक्षा 7 की एक, कक्षा 8 की एक। यानी कि टोटल मिलाकर जो पहले 9 बुक की किताबें हुआ करती थी, अब आपके पास केवल तीनों कक्षाओं के लिए
3 किताबें होंगी और एक ही किताब में सारा का सारा कंटेंट है। ओके, ध्यान रखना। तो अब जो किताब का नाम रखा गया है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द बियॉन्ड, ये रहा। कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट उसमें एक ही किताब में है। यानी कि अब आपको अलग-अलग किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? एक ही किताब में आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि अब कक्षा 6 की किताब होगी तो उसमें से 2 से 3 चैप्टर ज्योग्राफी के होंगे, 4 चैप्टर हिस्ट्री के होंगे या 2 से 3 चैप्टर आपके पॉलिटी और सिविक्स के होंगे। इस तरीके से। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया पहला पॉइंट? तो इस तरीके से बदलाव किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सोशल साइंस की एक किताब बनाई गई जिसका नाम रखा गया एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द बियॉन्ड। पहला बदलाव तो आपके यहां पर यह किया गया है। अब दूसरा बदलाव जो है, आप ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ। कक्षा 6 में जो हमारी पहली एक किताब हुआ करती थी, हमारा अतीत या आवर पास्ट 1, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें ध्यान रखिएगा आपके लगभग 11 चैप्टर थे, जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कौन, कहां, क्या, कैसे, ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल, यानी कि बिल्कुल पुराने जो प्राचीन समय के जो मानव थे उनकी क्या स्थिति थी, और उन्होंने कैसे अपना भोजन ग्रहण ग्रहण किया, भोजन कैसे विकास किया, फ्रॉम गैदरर टू आपका कहा जाए तो ग्रोइंग फूड, यानी कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक। उसके अलावा अर्लियर सिटीज, प्रारंभिक नगर थे, ठीक है ना, आपके बुक्स और बरियल्स थे, यानी कि स्रोत के तौर पर हम कह सकते हैं, और इसके अलावा साम्राज्यों का विकास था। इस तरह के 11 चैप्टर हुआ करते थे। अब उन 11 चैप्टरों को हटा करके एनसीईआरटी ने आपकी कक्षा 6 में सिर्फ 4 चैप्टर जोड़े हैं, 4 चैप्टर बस। और 4 चैप्टर में आपको देखा होगा कि शिकारी संग्राहक तक, कृषि तक, ये पहली में था। अब इसमें इंडिया दैट इज भारत इस चैप्टर में ही दे दिया गया है, जिसमें भारत नाम की उत्पत्ति, विष्णु पुराण, महाभारत के संदर्भ में सांस्कृतिक एकता से सारी चीजें। और इससे पहले एक टॉपिक और भी दिया हुआ है जो बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जिसमें स्रोत वगैरह सारी चीजें, तो एक ही चैप्टर में उसके स्रोत हैं, एक ही चैप्टर में उसका कहा जाए तो पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, वो सारी चीजें एक ही चैप्टर में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदलाव है वो ये रहे, इंडिया एंड द भारत, इंडिया दैट इज भारत, एक नया चैप्टर है, नई चीज है, जिस इस बार इन पे जिन पे जोर दिया गया है वो सभ्यताओं पर फोकस किया गया है। आरंभिक नगर और राज्य इन सबको हटा करके किया गया सभ्यताओं पर। जब सिद्ध सभ्यता का नाम बदल करके सिंधु सरस्वती सभ्यता और वैदिक संस्कृति का विस्तार किया गया है, यानी समझ लीजिएगा यह की गई। और ज्ञान परंपरा को बढ़ावा दिया गया, यानी कि प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित की उपलब्धियों पर ज्यादा फोकस किया गया है, यानी कि वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या हैं, भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, यानी कि उसमें राजा महाराजाओं के इतिहास को कम किया गया और आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों को थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें मैप है, प्रोजेक्ट्स हैं और सोर्स बेस्ड स्टडी है और क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल अप्रोच है, उन सबको ज्यादा फोकस किया गया है। तो यानी कि अब समझ लीजिएगा कि आपके पढ़ने का पैटर्न बदल गया, इतिहास का भी और सारी चीजों का भी। ओके, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी में पहले क्या होता था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, तमाम तरह के वंश हुआ करते थे, मुगल साम्राज्य, बाबर से लेकर औरंगजेब तक का पूरा विस्तृत अध्ययन था। और इस सब को हटा दिया गया है कक्षा 7 से, इसको पूरा का पूरा हटा दिया। ना कि कक्षा 7 में अब आपके कोई भी दिल्ली सल्तनत या आपके कहा जाए तो मुगल वंश का कोई चैप्टर, कोई टॉपिक नहीं है। और इन सबको हटा करके कक्षा 8 की क्लास में शिफ्ट कर दिया गया, कक्षा 8 में। अब कहो फिर कक्षा 7 में क्या रखा गया, क्लास 7 में क्या रखा गया है, सोचिएगा। क्लास 7 में रखा गया है भारतीय राजवंश या प्राचीन काल की कुछ चीजें, जैसे मौर्य वंश, गुप्त, चोल, पल्लव और सातवाहन पर अधिक फोकस किया गया। तीर्थ और सांस्कृतिक परंपराएं, जैसे चार धाम यात्रा है, तीर्थ मार्ग हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इन पर फोकस किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा, गणित है, खगोल है, चिकित्सा है, इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि इसमें प्राचीन भारत के राजवंशों को आपके 7th क्लास की एनसीईआरटी में जोड़ दिया गया। चार धाम, तीर्थ यात्रा, सांस्कृतिक चीजें ये नई जोड़ दी गई, ज्ञान परंपराओं को इसको जोड़ दिया गया, सोचना। और किन चीजों पर फोकस किया गया अब आप समझ ही सकते हो। इसमें सूफी भक्ति परंपरा बना के रखी गई है, लेकिन थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो ये नए बदलाव आए हैं जिसको आप सब लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह की चीजें हैं। और कक्षा 8 के संदर्भ में देखें
तो जिसका नाम था, पूरी की पूरी एक किताब थी, आवर पास्ट, आपकी समझ लीजिएगा। तो वो कक्षा 8 में अब देखिएगा। पहले कंडीशन ये थी, कक्षा 8 में मॉडर्न इंडिया की क्लास हुआ करती थी, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट, जिसमें हम लोग पूरा पढ़ते थे, पूरा आदिवासी आंदोलन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत को जीता, 1857 का विद्रोह से लेकर के तमाम सारी चीजें, स्वतंत्रता आंदोलन और आंदोलन के स्वतंत्रता के बाद की चीजें सारी मौजूद थी। अब इसमें क्या किया गया, तो कक्षा 7 से कुछ चीजें आपके दिल्ली सल्तनत और आपके मुगलों को इसमें शिफ्ट कर दिया गया। इसमें बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे शासकों को भी शामिल किया गया, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो बदल दिया गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि इसमें दिल्ली सल्तनत नहीं है या मुगल साम्राज्य नहीं है, मराठा साम्राज्य नहीं है, मध्यकालीन भारत की सारी चीजें जोड़ दी गई, लेकिन बाबर को अब एक क्रूर शासक के तौर पर यहां पढ़ाया गया है, रूथलेस बताया गया। अकबर को क्रूर लेकिन सहिष्णु भी बनाया गया, ये एक नया पैटर्न बनाया गया, ठीक है। औरंगजेब को पूरी तरह विश्लेषणात्मक अध्ययन के साथ बताने की कोशिश की गई है, एनालिटिकल अप्रोच पर, कि उसकी क्या कंडीशन थी, और कुछ नए विषय इसमें जोड़े भी गए हैं, जैसे मराठा शक्ति, शिवाजी, पेशवा, मराठा विस्तार को अत्यधिक महत्व दिया गया है। भारतीय प्रतिरोध इतिहास, स्थानीय शासकों, क्षेत्रीय शासकों की शक्तियों के प्रतिरोध पर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। भारतीय दृष्टिकोण और औपनिवेशिक लेखन को कड़ी आलोचना की गई है, जो कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग हुआ करती थी उसकी कड़ी आलोचना की गई है। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, यानी भारतीय दृष्टिकोण को ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये कुछ बदलाव हैं इसमें, और इसमें अब बात आती है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं एक चार्ट के थ्रू कुछ और चीजें बताने जा रहा हूं, देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंडिया दैट इज भारत और हिस्ट्री के सोर्स, ये नया जोड़ा गया है और इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्ली ह्यूमंस एग्रीकल्चर, यानी कि प्रारंभिक मानव और कृषि का विकास, ओके, इसको थोड़ा सा संशोधित किया गया है, तो इसको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये नाम और दृष्टिकोण का परिवर्तन किया गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा कंपेटिवली ज्यादा समझने की जरूरत है। वेद हैं, बरियल है, सोर्स हैं, इन पर ये इनको थोड़ा पहले से विस्तार कर दिया गया है। महाजनपद बुद्धिज्म, ये पहले की तरह ही थे तो अभी भी ऐसे ही है। अशोक का धम्म, इसको विस्तार किया गया, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा फोकस किया गया, ये रहा। गुप्ता एज आर्ट एंड कल्चर, ये पहले की तरह ही रहा, ठीक है ना। इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन, इसको संशोधित कर दिया गया, थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं, ओके। तो ये कंसेप्ट है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत कक्षा 8 में शिफ्ट कर दिया गया, ओके, एज यूजुअल इसको पढ़ सकते हैं, दिल्ली सल्तनत मुगल को। चोला पल्लवा, इसका ज्यादा विस्तार किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है इनको फोकस करने की जरूरत है। भक्ति मूवमेंट पहले भी था, अभी भी है, इसको थोड़ा उससे भी ज्यादा। सातवाहन नया जोड़ा गया, पिलग्रिमेज ट्रेडिशन, यानी कि पिलग्रिमेज यानी कि आपके जो कहा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक केंद्र हुआ हुआ करते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह, तीर्थ केंद्र वो रहे। इंडियन नॉलेज सिस्टम है, नया है। कल्चरल आपकी यूनिटी है, सूफी ट्रेडिशन है, इसको थोड़ा संक्षिप्त किया गया, बाकी ये सब नए जोड़े गए, इन पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। यस, तो इनको हम लोग देखेंगे। बात आती है कि अब हमको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आधुनिक भारत में 1857, ये सब चीजें हैं, ये हमको पढ़ने की जरूरत है, पूरा का पूरा ये समझ लो कंसेप्ट है। और ये क्लास 7 में शिफ्ट हुए हैं, ये भी आपको जो शिफ्ट किए गए हैं उनको भी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक। बात आती है कि 2027-28 के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिएगा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमको सबसे फोकस करना चाहिए। तो इसमें लगभग 10 टॉपिक मैंने आपको निकाले हैं, जिनमें भारतवर्ष की अवधारणा एक, ये रहा। नंबर 2, सिंधु सरस्वती सभ्यता की अवधारणा, नंबर 2। तीसरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। नंबर 4, वैदिक संस्कृति। नंबर 5, चोल प्रशासन। नंबर 6, पल्लव कला। नंबर 7, तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक एकता। नंबर 8, मराठा शक्ति। 9, शिवाजी का प्रशासन, ठीक है ना। और भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास को देखने की एक परंपरा। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो 10 टॉपिक हैं, अगर इन 10 टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, मोर focus, more emphasize on these 10 topics,
और मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इन सभी टॉपिक्स को मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। बताइए, अगर आप ना पढ़ पा रहे हो तो इन सभी जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बदलाव किए गए हैं, सारी चीजें की गई हैं, अगर मैं कम से कम मान के चलिए 15-16 लेक्चर्स इनके ले लिए जाएं और 10 ये प्रायोरिटी पर रखे जाएं, तो अगर मैं 10 आधा घंटा पर डे आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर दूं, तो लगभग मान के चलिए कि 20 दिन में हमारे ये सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। कैसा रहेगा प्लान आपका? बताइए, आपके लिए सरप्राइज है। 20 दिन में आपका इतिहास का ये जो सेगमेंट है, जो नया बदलाव किया गया है, उसको क्यों ना मैं कवर कर दूं आपको। मस्ट रीड नए टॉपिक। यस, तो आप लोग सभी मुझे इस सजेशन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपके वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सेल्फ रीड कर सकते हो। हालांकि मैं इसमें एक चीज और भी है स्टूडेंट के बीच में कि पुरानी या नई एनसीईआरटी कौन सी पढ़े। तो मेरा जो कंसेप्ट है कि पुरानी एनसीईआरटी, देखिए, इसको पूरी तरह छोड़ना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश कोर तथ्य वगैरह सब पहले से मौजूद है। ठीक है। और नई एनसीईआरटी, इसमें नया वैचारिक दृष्टिकोण है और इसे भी ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसे ना पढ़ा जाए, इसको भी हम छोड़ दें, क्योंकि अब यूपीएससी नई थीम बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछेगा ही पूछेगा। तो हम क्यों ना दोनों का संतुलन लेकर के चलें। यस, दोनों का संतुलन लेकर के हमें चलना पड़ेगा। यस, ओके। तो फाइनल प्रिंट क्या है? हम एंशियंट ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 की कंप्लीट पढ़ें और न्यू एनसीईआरटी उसको भी पढ़ें। ठीक है ना? मध्यकालीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी 100%, न्यू एनसीईआरटी कक्षा 7-8 में जो भी मिडेवल इंडिया के जो चेंजेस किए गए हैं उनको विशेष तौर पर पढ़ें। कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों में मिडेवल इंडिया के टॉपिक है। और मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी 100%, न्यू एनसीईआरटी कक्षा 8 की सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। सेलेक्टिव, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का पूरा डिटेल, तो देखिए, एक ही क्लास में कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पूरा मॉडर्न इंडिया, पूरा मिडिवल इंडिया कैसे कंपाइल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसमें सेलेक्टिव स्टडी की जरूरत है। एक बार पढ़ेंगे तो मेरा टारगेट यह है कि मैं पहले जो न्यू चेंजेस हुए हैं उन सबको मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है। ओके, कैसा रहेगा? तो सभी लोग जल्दी से बताइएगा आपके लिए ये सरप्राइज कैसा है, किस तरीके का है। और आप बता देंगे तो समझ लीजिएगा कि मंडे से मैं इसके वीडियो आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।